हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्मार्ट 97 चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है नई शक्ति, जिसमें हम समाजवादी विचार को देखेंगे और मार्क्सवाद को भी देखेंगे और युवा शक्ति के रूप में देखेंगे और व्यापार संघ का उदय, इस सब को आज कवर करेंगे। ये हमारा 45 लेक्चर है। हमने 44 लेक्चर में देखा था 1920 के दशक में स्वराज्य समाजवादी विचार एवं नवीन शक्तियों का उदय, और हमारा ये जस्ट इसी सीरीज में हमारा ये आज का क्रम है। इसमें हम फिर से नई शक्ति देखेंगे, जिसमें समाजवादी विचार और मार्क्सवाद को देखेंगे, युवा शक्ति और व्यापार संघ का उदय देखेंगे। हमारा 46 का जो लेक्चर होगा काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, इससे आगे का वीडियो। उसमें हम काकोरी कांड देखेंगे, सैंडर्स हत्याकांड देखेंगे, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन देखेंगे और केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट, इसको देखेंगे। तो अगला वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, तो अब इस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको अगला वीडियो और अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए शुरुआत करते हैं आज का हमारा टॉपिक। देखिए, नई शक्तियों का उदय में समाजवादी विचार और युवा शक्ति, ठीक है, और व्यापार संघ का उदय 20वीं शताब्दी के दूसरे और तीसरे दशक, अर्थात 1920 से दूसरा दशक हो गया और 1930 आपका तीसरा दशक के समय कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। एक और राष्ट्र आंदोलन में भारतीयों ने सक्रिय भागीदारी निभाई और दूसरी ओर राष्ट्र परिदृश्य पर विभिन्न राजनीतिक धाराओं का क्रिस्टलीकरण हुआ या नई राजनीतिक विचारधाराओं का प्रसार हुआ। कहने का ये मतलब है कि देखिए, दूसरी ओर राष्ट्र परिदृश्य में विभिन्न राजनीतिक धाराओं का विकास हुआ और फिर नए राजनीतिक धाराओं का प्रचार प्रसार भी हुआ। 1920 के दशक में जिन नई शक्तियों का उदय हुआ ये इस प्रकार थी, ठीक है। कुछ विचार धारा वाले कुछ नई शक्तियों को देखते हैं। देखिए, ये पहला जो है हमारा समाजवादी और मार्क्सवादी विचारों का उसमें प्रसार हुआ, क्योंकि हम इसको इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो आने वाले जो समय है ना, उसमें ये मार्क्सवाद और ये जो समाजवाद है इसका ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। जैसे कि जवाहरलाल नेहरू हो गया या भगत सिंह हो गया, इन लोग भी इन सब पे भी इसका कुछ प्रभाव पड़ता है। तो उनके विचार जब हम इसको समझेंगे तभी उनके विचार को अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो मार्क्सवाद क्या होता है? मार्क्सिज्म, मार्क्सवादी विचार, जो मार्क्सवादी जो विचारक के जो जन्मदाता है वो कार्ल मार्क्स जो थे, वो 1818 में से लेकर 1883 तक में थे, ठीक है ना। तो इन्होंने बहुत सारे पुस्तक लिखे। मैं इसका एक आपको कहानी बताता हूँ। ये देखिए, जो कार्ल मार्क्स थे वो काफ़ी अच्छे स्टूडेंट बच्चे थे, ठीक है ना। लेकिन होता ये था कि उस समय वहाँ पे बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था। वो जहाँ रहते थे वहाँ पे बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था, यानी कि जो मजदूर थे, ठीक है, और जो श्रमिक थे या मजदूर, उनका बहुत ही ज़्यादा शोषण होता था। अर्थात 24 घंटे होते हैं दिन में। देखो, उस समय जो औद्योगिक क्रांति शुरू हो गया था, ठीक है ना, तो 24 घंटे में उनसे 22 घंटे 20-20 घंटे काम करवाते थे। और अब आप काम करोगे तभी आपको पैसे मिलेंगे। और वो इतने गरीब थे कि अगर वो काम ना करे तो फिर अगले दिन वो खाना पीना उनको नहीं मिलता था, ठीक है ना। वो फैमिली से दूर होके लगातार काम में बिजी रहते थे और उनका बहुत ही ज़्यादा शोषण होता था। तो ये सबको इन्होंने काफ़ी नज़दीकी से देखा था कार्ल मार्क्स ने। तो ये काफ़ी इफेक्ट पड़ता है उनका, और वे इस सिस्टम को बदलना चाहते थे, ठीक है। और ये जब इस सिस्टम को बदलना चाहते थे, इसीलिए इन्होंने बहुत सारे बुक लिखे और इन्हीं के विचार के आधार पे ही आपने देखा होगा रूस में और चीन में क्या होगा, साम्यवादी सरकार अभी भी स्थापित है। तो ये इन्हीं की विचारों का ही कहा जाए तो एक तरह से प्रयास था, ठीक है ना। आगे देखिए, इसमें से फ्रेडरिक एंजेल्स, जो इनके बारे में भी पढ़ेंगे 1820 से लेकर 1895 ईस्वी में। देखिए, इनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं कुछ, जो देखिए, मैं एक और बात बता दूं, मैं एनसीईआरटी बुक जो होता है उसका मैं लगातार आपको अब वीडियो अपलोड करते जा रहा हूं, ठीक है ना, साथ में। तो हमने अब इस चैनल में अभी तक आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ा लिया है और साथ में साथ आपदा प्रबंधन से रिलेटेड भी बहुत सारे वीडियो आपको उपलब्ध हैं। और इसके बाद में अर्थशास्त्र से लेके फिर हम पॉलिटी के भी इसके बाद वीडियो बनाने वाले हैं, ठीक है। और भी विश्व का इतिहास को बनाएंगे। तो जब विश्व का इतिहास बनाएंगे तब हम कार्ल मार्क्स को और बहुत ज़्यादा डिटेल्स से पढ़ेंगे, ठीक है ना, बहुत ही डिटेल्स से उनके बारे में पढ़ेंगे। तो अभी इतना ही जान लीजिए, ठीक है। आगे और देखते हैं। मार्क्सवाद की उत्पत्ति, खुली प्रतियोगिता,
स्वतंत्रता, व्यापार और पूंजीवाद के विरोध के कारण हुआ था। यही मार्क्सवाद की उत्पत्ति हमने अभी बताया आपको कि किस तरह से श्रमिकों का बहुत ज़्यादा शोषण किया जाता था। और जो अमीर लोग थे, ठीक है ना, अमीर और गरीबी, अमीर जो थे वो पूंजीवादी जो थे वो उद्योगपति थे, और जो श्रमिक थे वो बहुत गरीब थे, ठीक है ना, निर्धन थे। तो ये उसी वजह से उत्पत्ति जो है वो खुली प्रतियोगिता हो, ठीक है ना, यानी ऐसा ना हो कि किसी एक का ही सब कुछ हो, ऐसा ना हो। खुली प्रतियोगिता के आधार पर सब कुछ तय हो, स्वतंत्रता मिले मजदूरों को, श्रमिकों को, और सब कुछ अच्छे से हो, व्यापार अच्छा हो, और पूंजीवाद का विरोध के ये इस सब के कारण हुआ था, ठीक है ना। आर्थिक संबंधों के आधार पर आरंभ से ही समाज दो वर्गों में बंटा था। हमने देखा था पहले भी, मैंने एक बार डिस्कस किया था इस विषय पे, आप चाहे तो पिछले वीडियो को देख सकते हैं। तो आर्थिक संबंधों के आधार पे, आर्थिक संबंध, आर्थिक रूप से अमीर और गरीब, ठीक है ना। तो एक शासक वर्ग होते थे और दूसरा शोषित वर्ग होते थे, दो वर्ग होते थे। शासक वर्ग जो थे वो शासन करते थे, और शोषित वर्ग जो थे वो क्या करते थे, शोषण उनका होता था, ठीक है ना। तो ये दो वर्ग थे। अब होता है कि इसी तरह राजनीतिक सत्ता शासक वर्ग के पास होती थी, तो राजनीतिक सत्ता भी शासक वर्ग के पास ही होती थी, जिससे वो अन्य व्यक्तियों का शोषण करता था। और इसके अनुसार पूंजीवादी समाज में हमेशा शक्तिशाली वर्ग कमजोर वर्ग का शोषण करता है। किसके अनुसार? मार्क्सवाद के अनुसार, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने, अगर आप आईआर के स्टूडेंट हो, ठीक है ना, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन के स्टूडेंट हो, मैं भी उसी का हूँ, हालांकि मैं मैथ्स का स्टूडेंट हूँ, लेकिन मैंने अभी आईआर, ठीक है ना, मैंने आईआर से किया है। तो आप देखिए यहाँ पे ये जो है क्या बोलते हैं, कहाँ थे हम लोग, यहाँ पे थे ना, ठीक है, कमजोर वर्ग का शोषण करना था। तो पूंजीवाद में यही मेन है आपका, मतलब ये जो मार्क्सवाद है इसमें यही मुख्य रूप से है कि पूंजीपति थे और एक शोषण वर्ग था, मतलब एक श्रमिक थे और एक पूंजीपति थे, और दोनों में एक तरह से प्रतिद्वंद होता था। तो इसी के बेस पे ये मार्क्सवाद है। तो इस प्रकार इस स्थिति की संघर्ष से समाप्ति के बाद वर्ग विहीन, जब इन दोनों का, यानी किसका, ये श्रमिक का और पूंजीपति का, ये अमीर का या गरीब का, ठीक है ना, इन दोनों का जब संघर्ष होगा तो उसके समाप्ति के बाद क्या होगा, वर्ग विहीन जो होंगे, यानी वर्ग विहीन हो जाएगा। यहाँ पे जब वर्ग विहीन होगा, अर्थात क्या, ऐसा समय आएगा जब ना कोई अमीर होगा ना कोई गरीब होगा, ठीक है, शोषित वर्ग नहीं होगा या शासक वर्ग भी नहीं होंगे, संघर्ष विहीन या शोषण विहीन राज्य की स्थापना होगी। तो वहाँ पे इनका मानना था कि वहाँ पे सबको बराबर न्याय मिलेगा, स्वतंत्रता मिलेगा, और फिर सब कुछ सही होगा, यहाँ पे कोई किसी का शोषण नहीं करेगा, ये इनका मानना था। इसके लिए हिंसात्मक क्रांति को अनिवार्य ये मानते थे, क्योंकि देखिए हिंसात्मक क्रांति इसलिए अनिवार्य है क्योंकि अगर उस समय श्रमिक थे, बहुत गरीब थे, और अगर वो मांग करेंगे कि आप हमें बराबर का दर्जा दो, तो वो कहाँ से देंगे, अमीर इनको नहीं देंगे। तो ये एक ही रास्ता था कि हिंसात्मक रूप से ये मानते थे, लेकिन हालांकि ऐसा नहीं है। हमने देखा था आगे गांधी जी ने किस तरह से अहिंसात्मक तरीके से इतने सारे आंदोलन किए और सब कुछ सही कर दिया। तो गांधी जी और इनका काफ़ी डिफरेंट है, आगे इस विषय में आगे चर्चा करेंगे। जिससे राज्य समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना, वो ये सोचते थे कि हिंसात्मक तरीका अपनाने से राज्य क्या होगा, समाप्त हो जाएगा, यानी जो राज्य है, राज्य अर्थात जो राजा है, ठीक है ना, वो समाप्त हो जाएगा, या जो पूंजीपति हैं वे क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, और साम्यवाद की स्थापना हो जाएगा। साम्यवाद यानी सब कुछ समान। विशेषताएं देख लेते हैं। यह पूंजीवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है, यानी पूंजीवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है, अर्थात पूंजीवाद के खिलाफ एक परिवर्तन है, ठीक है ना। हम पूंजीवाद के खिलाफ होने के लिए एक तरह से आंदोलन ही है, समझिए इसको। पूंजीवाद को समाप्त करने के लिए हिंसात्मक साधनों का इसने प्रयोग करने को कहता है, और इसके अनुसार समाज में उत्पादन व्यवस्था के अनुकूल ही वर्ग पैदा होते हैं, और वर्ग संघर्ष में मजदूरों की विजय होगी, क्योंकि शोषित वर्ग की संख्या ज़्यादा नहीं, मतलब ज़्यादा होती है। जो श्रमिक होते हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, लेकिन जो पूंजीपति होते हैं वो तो कम होते हैं। तो जब इन दोनों का आमना सामना होगा तो निश्चित रूप से ही श्रमिक वर्गों की विजय होगा, और इस प्रकार राज्य का या पूंजीपतियों का अंत होगा, और एक राज्य विहीन शासन का स्थापना होगा, जिसमें सब कुछ समान होगा, और इसे ही साम्यवाद कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मार्क्सवाद के कुछ प्रमुख सिद्धांत। तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है,
ठीक है। देखिए दोस्तों, ये आपका आधुनिक भारत के इतिहास में नहीं है, ठीक है ना, लेकिन इसको समझेंगे आधुनिक भारत के इतिहास में ये है, ये मतलब डायरेक्टली नहीं है लेकिन इसके विषय में है, तो हमें इसको समझना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने दूसरे बुक से इसको ऐड किया है ताकि आप इसको अच्छे से समझ लो, एक वीडियो इसमें दे दो और फिर काफ़ी अच्छे से समझने के बाद फिर आगे जैसे कि भगत सिंह के कुछ विचार हैं इससे मिलते जुलते हैं, और फिर पंडित नेहरू के भी कुछ समाजवाद से विचार हैं, तो वो आपको समझने में और आसान होगा। तो मार्क्सवाद के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को समझने से पहले हीगल यानी कि राजनीतिक विचारक ये भी एक थे, कि विचारों को जानना आवश्यक है। तो हीगल को देख लेते हैं। तो संपूर्ण संसार गतिशील है, इसके निरंतर परिवर्तन होता रहता था, ये कहते थे। और 3 अवस्थाओं को इन्होंने मानते थे। पहला वाद, वाद क्या था, तो मूलावस्था को वाद कहते हैं, ठीक है। और फिर प्रतिवाद क्या होता है, समय बीतने पर उस विचार जो वाद होता है उसका विरोध होता है, फिर विरोध होने से क्या होता है, प्रतिवाद उत्पन्न होता है, फिर संवाद आता है, फिर संवाद, जो प्रतिवाद होता है, ठीक है, प्रतिवाद का फिर से विरोध होता है, और फिर नए विचार की उत्पत्ति होती है जिसे संवाद कहते हैं। समझ गए। अर्थात ये वाद है, एक विचार है, इसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ, विरोध होने के बाद क्या हो गया, यहाँ पे आपका प्रतिवाद हो गया, ठीक है ना, और फिर प्रतिवाद का बहुत ज़्यादा विरोध हुआ, फिर नए विचार आ गए, यहाँ पे फिर संवाद हो गया। तो इस तरह से द्वंद्वात्मक हो गया, ठीक है। ये द्वंद्वात्मक है, अर्थात वाद विवाद होना है इसमें, ठीक है, द्वंद्व के रूप में। तो एक उदाहरण देखिए, यहाँ पे ट्रिक नहीं है, उदाहरण है, मैंने इसे ट्रिक डाल दिया है। देखिए, गेहूं का दाना वाद है, ठीक है, पौधे बनने पर ये क्या होते हैं, प्रतिवाद हो जाते हैं, विचार अलग हो गए, फिर पौधे से पुनः गेहूं बनना, ये संवाद हो गया, ठीक है ना, यानी विचारों में परिवर्तन होते गए, ठीक है। 1 सेकेंड, ठीक है, अब ठीक हो गया। तो मार्क्स का कहना है कि प्रत्येक युग में 2 आर्थिक शक्तियों में विरोध रहा है। जैसे कि हमने प्राचीन युग में देखे हैं तो स्वतंत्र नागरिक थे और श्रमिक वर्ग थे, उन दोनों में प्राचीन युग में, ठीक है ना, उन दोनों के बीच में स्वतंत्र नागरिक थे और पूंजीपति जो थे उनके साथ, ये स्वतंत्र नागरिक नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे मैंने मिस कर दिया, यहाँ पे गलत कर दिया है, यहाँ पे ये होगा पूंजीपति होगा, यहाँ पे पूंजीपति, ठीक है ना, पूंजीपति और श्रमिक वर्ग के बीच में द्वंद्व होता था। फिर मध्य युग में आपका जो भूपति है, ठीक है ना, और दास किसान वर्ग, इनमें द्वंद्व होता था। और आधुनिक युग में देखिए पूंजीपति है और इसमें वही श्रमिक वर्ग भी है, ठीक है ना। अब इसका एक और ये है कि देखिए, जो बहुत ही प्राचीन समय में क्या होता था, आदि मानव रहते थे, ठीक है ना, आदि मानव के बाद फिर क्या हो गया, आदि मानव के बाद फिर लोगों ने खेती करना शुरू कर दिया, सामूहिक रूप से शिकार करना शुरू कर दिया, ठीक है ना। तो अब ये जो लोग थे एक घर बनाने लगे, खेती करने लगे, और फिर क्या करने लगे, खेती करने लगे, पशुपालन करने लगे, और फिर धन का सृजन किया। वहाँ पे धन अर्थात जैसे कि शिकार करके उसको ले आना, घर में रखना, खेती करना, धान को घर में रखना। तो फिर अब ऐसा हुआ कि अब इसमें बहुत सारे लोग आ गए, तो कुछ लोगों ने कहा कि आप घर में रहो और इसका जानवरों से रक्षा करो, ये जो धान है या जो भी फसल है आप इसका घर में रह के रक्षा करो, और हम लोग बाहर जाते हैं, वहाँ पे हम लोग शिकार करेंगे और वहाँ पे फिर हम लोग फसल उगाएंगे। तो ये श्रमिक बन गए, और फिर ये क्या बन गए, यहाँ पे ये लोग राजा के रूप में आगे बनते गए। तो पॉलिटिकल साइंस में काफ़ी डिटेल से ये सब के बारे में है, ठीक है ना। ये बहुत सारे मत हैं, जैसे कि देवीय सिद्धांत है, या आपस में सहयोगी का सिद्धांत है, तो बहुत सारे सिद्धांत है, उसको हम दूसरे दिन पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब मार्क्स के विचारों में जैसे कि पूंजीवाद एक वाद है, पूंजीवाद पहले था, फिर संघर्ष से श्रमिकों के विजय होता है, तो फिर अधिनायकवाद उत्पन्न होगा, जिसे हम लोग प्रतिवाद कहेंगे, ये मार्क्स के विचारों में, ठीक है। और प्रतिवाद के बाद तीसरा स्थिति जिसमें से प्रत्येक को अपनी आवश्यकता अनुसार कार्य करना पड़ेगा, और फिर यही स्थिति जो होगा संवाद होगा, ये इनका विचार था। और ये इनका एक दूसरा सिद्धांत है मार्क्सवाद का, इतिहास की मौलिकवादी व्याख्या, ठीक है ना। तो मार्क्स के अनुसार समस्त ऐतिहासिक परिवर्तन मूल में आर्थिक परिवर्तन के कारण ही होती है। मार्क्स 6 अवस्थाओं का विवेचना करता है, ठीक है ना। जैसे दासता का युग, शुरुआत में पहले प्राचीन साम्यवाद का युग देखते हैं, तो इसमें सब कोई बराबर थे, ठीक है ना। जो प्राचीन युग था उसमें कोई क्या थे, सब कोई बराबर थे, क्योंकि सब कोई एक ही जंगल में रहते थे, घर बनाते थे, तो सब कोई एक ही थे। तो ये हो गया था प्राचीन साम्यवाद का युग, यानी सब बराबर थे।
फिर दास्ता का युग आया, यानी शुरुआत में व्यक्ति के खेती पशुपालन करने लगा, जिससे व्यक्ति संपत्ति का यानी व्यक्तिगत संपत्ति का उदय हुआ। इससे बाद में उसने भूमि और अन्य साधनों पर अधिकार कर लिया, वो स्वामी बन गए और अन्य दास समानता नष्ट हो गया, यानी और जो थे वो दास बन गए और वे कुछ अधिकार कर लेने पे वो क्या हो गए, स्वामीपति बन गए। तो समाज दो वर्गों में विभाजित हो गया, जिससे वर्ग संघर्ष यहीं से पैदा हुआ। फिर सामंतवादी युग आता है, वहाँ पे भौतिक साधनों में पुनः परिवर्तन होता है, भौतिक साधनों में परिवर्तन होता है। जैसे कि अब वहाँ पे क्या होता है, सामंतवादी युग में उत्पादन के साधनों की उन्नति और दस्तकारियों का विकास होता है, जिससे दस्तकारों और सामंतों के मध्य वर्ग संघर्ष होता है, यानी जो एक दस्तकार होंगे और एक सामंत होंगे, ठीक है ना। दस्तकार काम करेंगे और सामंत क्या करेंगे, उन तो वो अमीर होंगे। और फिर पूंजीवाद युग आता है, यानी समाज दो वर्गों में बंट गया है, इसमें भी शक्तिशाली पूंजी वर्ग और शक्तिहीन श्रमिक वर्ग। फिर होता है श्रमिक वर्ग की तानाशाही का युग। तो वर्ग संघर्ष के से पूंजीपतियों का पराजय होगा। अभी हमने जो वर्ग संघर्ष पढ़ा, यानी दोनों वर्ग में संघर्ष होगा, तो उसके बाद पूंजीपतियों का पराजय होगा, क्योंकि उनकी मात्रा कम होता है, और फिर श्रमिकों का अधिकार हो जाएगा कि भैया अब हम अच्छे से शासन करेंगे, ठीक है। काफ़ी थोड़ा थोड़ा बीच में जोक्स हो जाना चाहिए ताकि आपको पढ़ने में अच्छा लगे। तो रूस चीन में संपूर्ण सत्ता श्रमिकों के द्वारा अधिनायक स्थापित किया गया, ठीक है ना। हमने देखा है इतिहास में, विश्व के इतिहास में, कि रूस होता है, चीन होता है, इन सब में क्या होता है, संपूर्ण जो सत्ता होता है वो श्रमिकों के द्वारा अधिनायकवाद यहाँ पे स्थापित हो जाता है। आप इतिहास पढ़ेंगे, विश्व का इतिहास पढ़ेंगे, तो मैं इसको आपको अच्छे से डिटेल से बताऊंगा। राज्य विहीन समाज का युग देखते हैं, तो यह अंतिम युग होगा जिसमें श्रमिक वर्ग ही रहेगा और राज्य और शोषक वर्ग लुप्त हो जाएगा। यहाँ पे ना कोई राज्य होगा, ना कोई शोषक वर्ग होगा, वहाँ पे केवल समानता, यानी सब कोई समान होंगे। ऐसा भी कोई लाइफ होगा भला, सब कोई समान होंगे, तो भाई इससे तो अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगा ना। हर कोई तो ऐसा नहीं कि कलेक्टर बन जाए, ठीक है। हर कोई ऐसा तो नहीं ना कि आप बन सकते हो, आप तैयारी कर रहे हो, लेकिन ऐसा तो नहीं ना जो तैयारी नहीं करें वो भी बन जाएंगे। फिर मेहनत का फल क्या होगा? अगर मेहनत का फल नहीं होगा, अब सब कोई समान हो जाएंगे, तो मेहनत कौन करेगा भाई? और अगर मेहनत करेंगे तो सब कोई समान मेहनत तो नहीं कर सकते। और अगर सब कुछ समान मेहनत एक तरह से उनको दिया भी जाता है कि आप सबको ये काम करना है, तो भाई किसी का दिमाग ज़्यादा होता है, किसी का दिमाग कम होता है, कोई टैलेंटेड होता है, कोई ब्रिलियंट होता है, कोई बहुत ज़्यादा मेहनती होता है, कोई मेहनती होता है, इतना मेहनती होता है कि इंटेलिजेंट और ब्रिलियंट स्टूडेंट को भी एक तरह से पीछे कर देता है, और वो अपनी मेहनत के दम से हर संघर्ष में विजयी होता है। ये होता है, आप भी होगे, ठीक है। आगे देखते हैं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। और एक सिद्धांत था अतिरिक्त मूल्य। होता यूँ कि देखिए, इसको मैं ऐसे समझाता हूँ। देखिए, एक घड़ी को श्रमिकों के मूल्य के आधार पर 200 रुपये में बनाना था, ठीक है ना। एक जो श्रमिक थे, ठीक है ना, एक श्रमिक ने 200 रुपये में बनाया, ठीक है ना, यानी उनका जो खर्चा है 200 रुपया हुआ, और बाजार में उनका जो है मूल्य 1000 रुपया। 200 रुपये में श्रमिकों ने बनाया और उसको पूंजीपतियों ने 1000 में बेच दिया कि भैया 1000 में बेच दिए लोग 200 रुपया, तो 800 रुपये का लाभ हुआ पूंजीपतियों को। तो उसे पूंजीपति ने हड़प लिया, यही 800 रुपये अतिरिक्त मूल्य हो गया, ठीक है ना। तो ये कहते हैं कि इसमें भी हिस्सा चाहिए हमको, क्योंकि यहाँ पे तो इसमें ना काफ़ी आलोचना भी हुआ है कि देखिए, मशीन लगाने का खर्च भी तो आता है, ठीक है ना। मशीन आप लगाते हो तो उसका खर्च आता है, उसके साथ साथ मशीन ख़राब होता है तो उसको बनाना पड़ता है, बहुत रिस्क से लगाना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है ना। मजदूर तो क्या होंगे, श्रमिक क्या होंगे, वो अपने अनुसार दिए गए टास्क को पूरा करेंगे। और जो भी, जैसे कि होता ही है कि कोई भी घड़ी नहीं बनाता है, ठीक है ना। घड़ी का एक पार्ट कोई बनाता है, दूसरा पार्ट कोई और बनाता है, फिर दोनों पार्ट को जोड़ने का काम कोई और करता है, तो ऐसे होता है। तो इन लोग को उससे बारे में उतना जानकारी नहीं है, लेकिन जो पूंजीपति हैं उन्होंने दिमाग लगाया है, श्रम लगाया है, तो उनको तो लेना चाहिए ना। लेकिन अगर उनको ज़्यादा फायदा हो रहा है पूंजीपतियों को, तो पूंजीपतियों का भी ये दायित्व बनता है कि श्रमिकों का उत्साह बढ़ाए, उनका शोषण ना करे। अगर उनको 200 रुपये देता है तो उनको और 200-400 रुपये जो भी हो, ताकि सबको फायदा, उस तरह से उनको इस तरह से उनको क्या बोलते हैं, बोनस भी दिया जाए। तो ये उनका मांग था, ठीक है। अब मार्क्सवाद की आलोचना देखते हैं, तो इसका उद्देश्य अस्पष्ट है मार्क्सवाद में, ठीक है। हिंसा द्वारा सामाजिक परिवर्तन का अपराध, आपको पता है ना, हिंसा करना अपराध है, तो आप हिंसा के द्वारा कैसे सामाजिक परिवर्तन कर सकते हो?
ये गलत है, ये गलत मानता है, यानी इसका आलोचना ये होता है, ठीक है ना। और इसका उद्देश्य तो बिल्कुल और स्पष्ट है कि भाई सब कुछ समान हो जाएंगे, साम्यवाद स्थापित हो जाएगा तो फिर क्या होगा, हमने फिर डिस्कस किया, अमीर ना होगा ना कोई गरीब होगा, तो मेहनत कौन करेगा, हर कोई तो कलेक्टर नहीं बन सकता ना। वर्ग संघर्ष निरंतर मंद हो रहा है, ठीक है ना। अब लोकतंत्र विरोधी धारणा अलग था इनका, और वर्ग विहीन राज्य विहीन सब व्यवस्था काल्पनिक ही लगता है, मुझे भी ये काल्पनिक लगता है कि भाई वर्ग विहीन संघर्ष, वर्ग विहीन राज्य हो ही कैसे सकता है, ठीक है ना, जहाँ ना कोई राजा होगा ना कोई प्रजा होगा, सब कोई समान होंगे, मेहनत कौन करेगा, ठीक है ना। अब मेहनत अगर कोई ज़्यादा करता है तो उसे तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे, तो फिर वो अमीर हो जाएगा। किसी के पास टैलेंट है, वो अपने टैलेंट का यूज करता है, कुछ अच्छा करता है, जिसके फेसबुक बना लिए ऐसा नहीं है ना, होता है, अब फेसबुक बना लिया, कंपनी खोल लिया, अपने ऐप्स बना लिया अच्छा सा, अब ऐप्स से आपको बहुत ज़्यादा कमाई कर रहे हो, तो कमाई कर रहे हो तो निश्चित रूप से ना आप अमीर हो जाओगे, तो फिर तो अमीर और गरीब हो गया ना, तो इसीलिए ये थोड़ा सा अस्पष्ट है, ठीक है दोस्तों। 21 मिनट हो चुके हैं, ठीक है ना, लेकिन अब क्या है, इस टॉपिक को कवर तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। आप 2 मिनट का रेस्ट ले लीजिए और फिर दोबारा इसको ऑन कीजिए, इसी में से फिर आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। कहने का ये अर्थ है कि आप थोड़ा सा रेस्ट ले लीजिए, क्योंकि लगातार दो दो टॉपिक शायद आपको आपको समझ तो आएगा, लेकिन क्या होता है फिर दिमाग से चला जाता है, इससे थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए और फिर इसे पोस्ट करके फिर अभी जैसे आप घूम के आ जाइए, 5 मिनट किसी से बात कर लीजिए, फिर इसको आप देखिए, ठीक है ना। तो मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं पढ़ चुका हूँ पहले से, ठीक है। तो समाजवादी विचार, इसमें देखते हैं कि समाजवाद एक आर्थिक सामाजिक वाद विचार है, यानी वाद अर्थात विचार ही होता है, ठीक है ना, यानी आपका क्या विचार है उससे रिलेटेड, यानी आप उस तरह के, ठीक है ना, ऐसा ही है। तो समाजवादी व्यवस्था में धन संपत्ति का स्वामित्व और वितरण समाज के नियंत्रण के अधीन रहता है। समाजवादी व्यवस्था में धन और संपत्ति का स्वामित्व और वितरण समाज के ही नियंत्रण के अधीन रहता है, ठीक है। और इस प्रकार इसमें संपदा का उत्पादन और वितरण समाज और राज्य के हाथों में रहता है। यह व्यक्तिवाद पूंजीवाद का विरोधी है, यानी कोई व्यक्ति क्या करेगा, स्वामित्व करेगा, ठीक है ना, वितरण करेगा या पूंजीवाद होगा, ये सब का ये विरोधी है और ये समाज को ही महत्व मानता है। अब आगे देखते हैं भारतीय युवाओं की सक्रियता। तो 1928 में जवाहरलाल नेहरू ने अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन को संबोधित किया, भारत में पुनः संगठन स्थापित होने लगे। हमने पिछले वीडियो में काफ़ी कुछ देखा था, ठीक है ना, आंदोलनों से रिलेटेड, आप उसको देख लीजिए। फिर किसानों के प्रदर्शन, कई जगह किसानों द्वारा प्रदर्शन किया गया है। 1928 में किसान आंदोलन का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था, हमने देखा था, ठीक है ना। और ये वल्लभ भाई पटेल जी ने 1928 में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। अब व्यापार संघ का विकास देखते हैं। तो 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन का स्थापना हुआ, पृथक माफ कीजिए प्रथम है, ठीक है ना, प्रथम अध्यक्ष जो थे लाला लाजपत राय थे, और 1920 के दशक में कई कारखानों में हड़तालें भी किया गया। फिर क्रांतिकारी गतिविधियों का समाजवाद की ओर झुकाव, तो युवा समाजवादी विचारधारा के से प्रभावित होकर उससे जुड़ाव होने लगे थे, ठीक है ना। जो क्रांतिकारी गतिविधियां थे उसमें जो युवा थे वो इससे जुड़ने लगे थे। इसके परिणाम स्वरूप क्रांतिकारी गतिविधियों की दो धारों में बंट गई, जैसे कि पंजाब और यूपी और बिहार में एक धारा हो गया और दूसरा धारा हो गया बंगाल में। तो अब जो हमारा अगला वीडियो होगा वो ये होगा कि काकोरी कांड, किस तरह से काकोरी कांड किया जाता है, मतलब वहाँ पे जो घटना होता है उससे रिलेटेड है। सांदर्स हत्याकांड होता है और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन होता है। उसके बाद केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट यानी बम फेंका जाता है। तो अभी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और जो क्रांतिकारी जैसे कि चंद्रशेखर आज़ाद थे, इन सबको अच्छे से काफ़ी आगे के वीडियो में डिटेल्स में इन सबको कवर करेंगे कि उन्होंने क्या किया, कैसे क्रांतिकारी में भाग ले, उनके क्या विचार थे और उन्होंने कैसे क्या किया। तो ये हम क्रम से लेके जा रहे हैं, ठीक है ना, क्रम से हम बहुत पहले से, यानी जब पुर्तगाली आए भारत में तब से ये वीडियो चल रहा है और ये लगातार सीरीज के रूप में आपका आज़ाद भारत आज़ाद होने के बाद किस तरह से संविधान का निर्माण होता है तब तक ये जाएगा, ठीक है ना। तो इस सीरीज में आप आनंद लीजिए और पढ़िए, पढ़ाइए, दोस्तों को समझाइए, अपने आप समझा भी सकते हो दोस्तों को, और शेयर कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है ना। शेयर करना सबसे इम्पोर्टेंट है
और मैं चाहता हूँ कि इसका सब्सक्राइब जो है वो 1 मिलियन तक जाए, ठीक है ना। तो आप इससे सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें क्या होगा, मोटिवेट होंगे हम लोग, और मोटिवेट होने से पता, और जो भी नए नए वीडियो अपलोड करेंगे तो हमें और काफ़ी मोटिवेट हो जाएंगे ना, तो बहुत सारे वीडियो और अपलोड करेंगे, क्योंकि हम लोग को भी तो मोटिवेट होने की ज़रूरत है, ठीक है। और ये मोटिवेट हम तभी होंगे जब आपका हमें सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि हम ये सब आप सबके लिए इतना, देखिए मैं आप सबके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपको सपोर्ट करना ही चाहिए, ठीक है ना। और ऐसे गरीब स्टूडेंट उनको भी आप शेयर कीजिए ताकि उनको भी सपोर्ट मिले। अब एक गेम खेलने का समय आ गया है, ठीक है ना, तो माइंड फ्रेश करना है। तो ये गेम है कौन बनेगा करोड़पति। आप बनोगे करोड़पति कैसे, नौकरी पास करने के बाद। हालांकि नौकरी पास करने के बाद भी करोड़पति बनना मुश्किल है, लेकिन गेम है, अब गेम में तो खेलना ही है। क्वेश्चन नंबर 71, ठीक है। तो मार्क्सवादी विचार के जन्मदाता कौन है बताइए। बहुत ही सिंपल सा है। कार्ल मार्क्स थे या फ्रेडरिक एंजेल्स थे, कौन थे। तो उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या डी कोई नहीं। इसका उत्तर आपको देना है, ठीक है ना। इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है। मैंने मार्क्स बात को काफ़ी, हालांकि उतना तो डिटेल से नहीं पढ़ा है जैसे कि आपको पॉलिटी के बुक में पढ़ना पड़ता है, फिर भी इतना हमने कवर किया है कि आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। और अगर आपको नहीं आता है तो आप प्लीज़ आप कमेंट कीजिए। देखिए अगर कोई क्वेश्चन करता है ना तो वो सिर्फ 2 मिनट के लिए, कि वो क्या होता है, वो नादान होता है, ठीक है ना, उसको समझ नहीं आता है। लेकिन अगर वो क्वेश्चन नहीं करता है, उसको कोई उलझन है, क्वेश्चन नहीं करता है, तो वो हमेशा के लिए उस टॉपिक में नादान ही रहता है, उसको समझ नहीं आता है। जब मैं कॉलेज में था तो हमेशा प्रश्न पूछता था, सर परेशान हो जाते थे, ये क्या पूछ रहे हो, ऐसे इतना क्यों पूछते हो बोलते थे। तो फिर ये होता था कि मैं बार बार प्रश्न पूछता था, फिर सब कुछ क्लियर हो जाने के बाद ही अच्छे मार्क्स आते थे, टॉपर मतलब। हालांकि मेरे कॉलेज में भी काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं, लेकिन इसे अपने आप का तारीफ तो नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरा कॉलेज में 71% था ओवरऑल, ठीक है ना, तीनों ईयर मिला के। लेकिन आपके जॉब के लिए परसेंट मायने नहीं रखता है। आपको अगर जॉब करना है तो आप अगर 45% भी लाते हो ना कॉलेज में, तो भी आप एग्ज़ाम को निकाल सकते हो, कंपटीशन एग्ज़ाम है, ठीक है ना। तो इसीलिए उस तरह से नहीं। हाँ, कॉलेज का बात याद आ गया तो मैंने परसेंट भी बता दिया कि फर्स्ट ईयर में 79 था, सेकेंड ईयर में 66 था, और फाइनल ईयर में 72 था शायद, हाँ 71, हाँ 72 था। तो तीनों मिला के वही लगभग आपका 71 के आसपास बना है ओवरऑल। तो ये था। तो मैंने क्या किया था, फर्स्ट ईयर में जैसे 79 था तो मैंने फर्स्ट ईयर से ही शुरू कर दिया था तैयारी करना कंपटीशन एग्जाम का। तो निश्चित रूप से उधर ध्यान कम जाएगा तो परसेंट तो कम ही आएंगे ना। तो ये होता है। हालांकि ये देखिए, ये परसेंट आना या ना आना ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है कि आपका जॉब लगता है कि नहीं लगता है, ठीक है। ये बड़ी बात यह है कि आप इस एग्ज़ाम को, यानी जो आपका कंपटीशन एग्ज़ाम है, उसको क्लियर कर पाते हो या नहीं हो पाते हो। मैं जब कॉलेज में था तो मेरे से भी बहुत सारे स्टूडेंट थे जो यूनिवर्सिटी टॉपर्स थे। तो मैं उन लोग को देखता हूँ तो उन लोग का तो जॉब है, लेकिन ऐसा जॉब नहीं है जो कि वो लोग उसमें खुश हों, ठीक है ना। तो वो लोग अभी भी उसमें खुश नहीं है। तो आप जिसमें भी जाते हो खुशी से जाओ, ठीक है ना। आपको ऐसा काम करना चाहिए जिसमें आपको खुशी मिले। और आप अगर उस काम को करने में खुशी आ रहा है ना, और अगर आप में उसमें अर्न हो रहा है, आपको उसमें कमाई हो रहा है ना, तो फिर समझिए कि आप बहुत ज़्यादा आगे तक जाने वाले हो, क्योंकि आपको उसमें खुशी मिल रहा है। आप उसमें काम को सीरियसली ले रहे हो, आप उस काम को अच्छे से कर रहे हो, आपको उसमें खुशी मिल रहा है, तो निश्चित रूप से आप बहुत आगे तक ही जाओगे। तो इसीलिए, और ऐसा नहीं कि कोई कुछ काम दे दिया, आप भाई कुछ नहीं है तो उसको कर लें। तो ये आपका जो है ये ऑप्शन सबसे लास्ट वाला होना चाहिए। सबसे फर्स्ट ऑप्शन की जो आपका सबसे पसंदीदा चीज़ है, जैसे अगर आप IAS बनना चाहते हो तो उसमें ही जाइए, ठीक है ना। आप जर्नलिस्ट बनना चाहते हो तो बिल्कुल आप वो कर सकते हो। अगर आप क्रिकेटर बनना चाहते हो, फुटबॉलर बनना चाहते हो, या सिंगर बनना चाहते हो, एक्टर बनना चाहते हो, मॉडलिंग में जाना चाहते हो, या आप किस में जाना चाहते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। हालांकि जैसे कि आप अभी आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हो, तो मेरा अनुमान है कि आप निश्चित रूप से सरकारी जॉब की तलाश में हो। तो मेरा भी यही आपसे सुझाव कि आप पूरे वीडियो को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है ना। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपको वहाँ तक ले जाने के लिए हेल्प करेंगे, यानी हमें आपको वहाँ तक ले जाना है। लेकिन उसमें ये है कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, यानी आपको हमारे साथ साथ मेहनत करना पड़ेगा, तभी आप वहाँ तक जा सकते हैं। तो आपको सारे वीडियो देखने हैं,
उसके नोट उतारने हैं और फिर उसका रिवाइज करना है, ठीक है ना। साथ ही साथ आपको पूरा सिलेबस कवर करना है, टेस्ट सीरीज देना है, मेंस टेस्ट सीरीज देना है, और फिर कंपटीशन होता है ना, तो मैं आपको ऐसे वीडियो अपलोड करके बताऊंगा आके कि कैसे प्रश्नों को एनालिसिस किया जाता है। प्री अगर आप आईएएस का तैयारी करें तो प्री में कैसे क्वेश्चन आते हैं और उसका कैसे एनालिसिस किया जाता है, इस सब के बारे में काफ़ी अच्छे से एनालिसिस करेंगे, ठीक है। और चलिए ठीक है दोस्तों, ये था आज का हमारा क्वेश्चन। आप इसका उत्तर, मैं इसका उत्तर आप नहीं बता रहा हूँ, आपको इसका उत्तर कमेंट में देना है, या तो आप हमारे वीडियो के बार फिर से देख लीजिए अगर आपको समझ में नहीं आया तो, ठीक है ना। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, और बहुत ज़्यादा मेहनत कीजिए क्योंकि आपका मेहनत ही आपको सफलता दिलाएगी। और ये मत सोचिए कि आपके सामने वाला मेहनत करे नहीं करना है, मेहनत आपको करना है, आगे आपको बढ़ना है। इसीलिए मैं हमेशा यही कहता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कीजिए और अपने फैमिली का, अपने आप का, और जो आपके चाहने वाले हैं और सबका नाम रोशन कीजिए, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।